अगर सरकारें, आज की मौजूदा सरकारें इस देश को आगे की तरफ लेके जाना चाह रही हैं, इस देश को उन्नति की तरफ लेकर के जाना चाह रही हैं, इस देश को विकास की तरफ लेकर के जाना चाह रही हैं, इस देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाह रही हैं, तो सभी बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रही। एक बात समझ में नहीं आता कि एक देश जिसके अंदर जाति के नाम पर बच्चों का एडमिशन रोका जाता है, एक देश जिसमें जाति के नाम पर बच्चों की शिक्षा को रोका जाता है, एक देश जिसमें जाति के नाम पर लोगों को नौकरी से रोका जाता है, एक देश जिसमें जाति के नाम पर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, उस देश को आप विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? आप उन्नति के मार्ग पर कैसे लेकर के जाएंगे? आप एक बात बताइए, जिस देश को उन्नति करना है वो अपने देश की संपूर्ण ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, जिस देश को विकास करना है वो अपनी संपूर्ण ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, जिस देश को अपने आप को ऊपर लेकर के जाना है वो अपने देश के कमज़ोर से कमज़ोर नागरिक को डेवलप करने की कोशिश करेगा। यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम आगे की तरफ जा सकते हैं। पर वो जगह जहाँ पर आप देखने को पाएंगे कि सरकारें खुद एक मजबूत लड़के को नौकरी न दे करके बोल रहे, किसी भी बेस पे कर रही हो, बेस कुछ भी हो, रिजल्ट देखिए। समाज देश बनाता है, सरकारें देश नहीं बनाती, समाज देश बनाता है। इस सभ्यता में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बर्बर सभ्यता नहीं। 5000 साल पहले जो बंदर थे वो वाली सभ्यता नहीं है। ये कई करोड़ वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम ने ब्रिज बनाया हुआ है, वो देखने को मिलता है। महल अटारे थे, हमेशा थे, रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, प्लेन थे। आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे सब उड़न खटोले उड़ रहे हैं। तो इस बात को सारे लोग जानते हैं, इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि वो कोई भी आदमी जो डेवलप करना चाहता है वो अपने संपूर्ण समाज को डेवलप करेगा, संपूर्ण ताकतों को एकजुट करके आगे की ओर बढ़ेगा, न कि अपनी ताकत को कमज़ोर करेगा, अपनी ताकत को तोड़ेगा। जो साइंटिस्ट बनने लायक लड़का है उसको पढ़ाई में एडमिशन नहीं देगा, जो लड़का देश की ताकत बन सकता है आगे लेकर के जाता है उसको नौकरी में आने नहीं देगा। वो बच्चा जो अच्छा एजुकेशन से आने वाली पीढ़ी को एजुकेट कर सकता है उसको प्रोफेसर नहीं बनने देगा। ऐसा करके देश कौन सा ताकतवर देश अपने आप को बना रहा है, कौन सा विश्वगुरु बनने जा रहा है, ये सोचने का नहीं, एक समझने का विषय है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे ताकतवर लोग इस राष्ट्र के ऊपर हावी हो गए हैं, देश के ऊपर हावी हो गए हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की एक बड़ी आबादी को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो गए हैं इस देश के अंदर, कुछ आर्थिक माफिया पैदा हो गए हैं जो अपने लिए इस देश के नागरिकों को लेबर बनाए रखना चाहते हैं, और वो कुछ देशों के साथ टाई अप करके उन्होंने सप्लाई चेन बना ली है कि भाई हम सप्लायर बना करके रखेंगे और आप पेटेंट ले लीजिए। आखिर हमारे एक बात नहीं समझ में आता, जब आयुर्वेद इंडिया के अंदर है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इंडिया के अंदर हैं, तो चाइना उसका सप्लायर क्यों है? जब मेडिसिन इंडिया के अंदर पैदा हुआ तो चाइना उसका सप्लायर क्यों है? सबसे बड़ी बात आप देखने को ये पाएंगे कि आप वन क्षेत्र में चले जाइए, आज से कुछ साल पहले जितने वन विभाग के क्षेत्रों में औषधियाँ मिलती थी वो जंगल से सब की सब एक तरफ से समाप्त हो गई हैं, टोटली सफाया हो गया है। जब से वन विभाग के संरक्षण में वन विभाग आया तब से वन विभाग ही नहीं रहा, न तो उसमें औषधि वृक्ष रहे, न उसमें जीवन शैली वाले वृक्ष रहे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं भी अपने एरिया के अगल बगल अगर देखता हूँ, अगर सपोज करो विश्व युद्ध हो गया, कुछ हो, एक बात समझ करके रखिए आप लोग कि कभी भी अगर देश के ऊपर खतरा आया, युद्ध आया, तो कोई भी सरकारी एम्प्लॉई आपकी हिफाजत नहीं करेगा, कोई सरकार आपकी हिफाजत नहीं करेगी, कोई नेता आपकी हिफाजत नहीं करेगा। ये मिट्टी आपको शरण देगी, ये सभ्यता आपको शरण देगी, ये मानवता आपको शरण देगी, यही आपका सम्मान का रक्षण करेगी अगर आप इसके सम्मान का रक्षण करते हैं। अगर इस धरा का सम्मान का आपने रक्षण किया है, अगर इस भूमि के सम्मान का आपने रक्षण किया है, तो ये भूमि भी आपके मर्यादा और सम्मान का रक्षण करेगी। ये निश्चित है, ये श्योर है कि ये आपकी मर्यादा और सम्मान की रक्षा करेगी। और इतिहास इस बात का साक्षी रहा कि जिसने भी इसकी मर्यादा की रक्षा की है उसने उसके मर्यादा की रक्षा इस भूमि ने की है। चाहे वो राणा रहे हों, चाहे वो छत्रपति रहे हों, चाहे वो मीर भोज रहे हों, चाहे उनके पहले काल भोज रहे हों, कोई भी रहा हो, सभी के ऊपर एक छत्र छाया इस मिट्टी की आप देखेंगे। हर वो नागरिक जिसने इसके मर्यादा की रक्षा की, हर वो राजा जिसने इसके सम्मान की रक्षा की, इस मिट्टी ने उसके सम्मान की रक्षा की, उसके मर्यादा की रक्षा की, उसके वंश परंपरा की रक्षा की, उसके वंशावली की रक्षा की। तो इस स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि वो कोई भी व्यक्ति
जो इस देश के मेधावी छात्रों को कमज़ोर करता है, क्या वो इस राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता? वो कोई भी व्यक्ति जो इस देश के बुद्धिजीवियों को शून्य करने की कोशिश करता है, क्या वो इस राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता? बच्चों को विकास से रोकना राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना क्या राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? मनगढ़ंत कहानियां बना करके बच्चों के अंदर भ्रम पैदा करना क्या राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? आखिर वो बच्चे जो मेधावी हैं उनको एजुकेशन से कैसे रोका जा सकता है? जब बाबा साहब ने इस बात को सुनिश्चित किया, बाबा साहब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बाबा साहब कई रियासतों का काम देखते थे, उनको जो यहाँ की रियासत थे मराठा रियासत, उनकी तरफ से एजुकेशन दिया गया। उनके पिताजी भी उसमें अच्छे पद पे रहे, उनके बाबा जी भी ठीक ठाक पद पे रहे, फैमिली से भी वो शिक्षित रहे, हमेशा से शिक्षित थे, वो भी शिक्षित रहे, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी अभी भी शिक्षित हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके विचारों को रौंदा गया, किस तरीके से उनकी सोच को रौंदा गया। बाबा साहब का एक सपना था कि इस राष्ट्र में प्रत्येक बच्चा पढ़े। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप कुछ भी बोल लें, आप उसको यूनिवर्सिटी बोल लें, स्कूल बोल लें, गुरुकुल बोल लें, कुछ भी बोल लें, पर हकीकत ये है कि वो सिर्फ शिक्षण संस्थान है। जब तक इस देश में प्रॉपर शिक्षण संस्थान नहीं होंगे, जब तक इस देश के अंदर प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हर बच्चे को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाएगी, हर बच्चे को डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक ये राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम शिक्षा से बच्चों को कमज़ोर कर देंगे तो राष्ट्र अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई शिक्षा से बच्चों को कमज़ोर करता है, उनको पीछे लेकर के जाता है, तो इस राष्ट्र को कमज़ोर करता है। आज जो सिचुएशन देखने को मिल रही है समाज के अंदर, आप चले जाइए, मनचाहा 2.5 लाख है जो शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, एजुकेशन मॉल, अनाप शनाप फीस लेते हैं। क्या फ़ीस ले रहे हैं उनको भी नहीं पता। अच्छा, एक से बदतमीज़ टाइप के टीचर उन लोगों ने अपॉइंट कर दिए हैं, जो आए गए बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो कुछ भी बोलते हैं गार्जियन से। अगर कोई गार्जियन पहुंच गया जिसके अंदर क्षमता नहीं, कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग होता है ऊपर नीचे हो गए, तो इस स्कूल में एडमिशन क्यों कराए अपने बच्चे को इस स्कूल में? अरे तुम कोई IAS हो, तुम खुद करके क्या करके आए हो कि इस स्कूल में पढ़ा रहे हो? वो स्कूल जो शिक्षा की बजाय ट्रेडिंग कर रहा है, तुम खुद उस स्कूल में हो, ये किस जन्म का पाप भुगत रहे हो? और एक से एक बदतमीज टाइप के टीचर अपॉइंट कर देते हैं, एक से एक उदन टाइप के टीचर अपॉइंट कर देते हैं, जो ये समझ ही नहीं पाते कि उनको बोलना क्या चाहिए। वो बच्चे से कुछ भी बोलते हैं, गार्जियन से कुछ भी आखिर इसको राष्ट्रद्रोह क्यों ना माना जाए? किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित करना राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं? इस देश को समाप्त करने का षड्यंत्र क्यों नहीं है ये? अगर बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं तो इस राष्ट्र को उन्नति से वंचित किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, राष्ट्र को उन्नति से वंचित करना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बच्चों को डैमेज करना, राष्ट्र को डैमेज करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, आप राष्ट्र को डैमेज कर रहे हैं। आप बच्चों को अशिक्षित कर रहे हैं, आप राष्ट्र को समाप्त कर रहे हैं। आप बच्चों को ताकतवर बनने से रोक रहे हैं, आप राष्ट्र को ताकतवर बनने से रोक रहे हैं। तो इस चीज़ पर UCC में ध्यान देने की ज़रूरत है। UCC जब आ रहा है तो इस पर सभी प्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतज़ाम हो। वो बच्चे जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए रहवास का इंतज़ाम हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ उनको गाँव में एक कॉलोनी दिया गया है, वो शहर में आकर के रह रहे हैं, तो हम शहर में भी नहीं, मत दीजिए। आप बच्चों के लिए छात्रावास दीजिए। जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए छात्रावास मुफ्त होना ही चाहिए। छोटे से छोटे देश, चेकोस्लोवाकिया वगैरह बहुत छोटे कंट्री हैं जो सिर्फ हथियारों का धंधा करते हैं, हथियारों का धंधा, उन्होंने अपने देश के बच्चों के लिए हाई एजुकेशन का इंतज़ाम किया, वो भी फ्री एजुकेशन, 100%। रहना, खाना, जीना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ मतलब फ्री एजुकेशन का इंतज़ाम किया हुआ। हिंदुस्तान तो बोलते हैं विश्व की 5वीं इकोनॉमी है, तो सिर्फ बोलने के लिए प्रैक्टिकल में भी कुछ है। खाली नेताजी ही प्लेन लेकर के उड़ रहे हैं, कार लेके उड़ रहे हैं, काफिला चल रहा है, अब मंत्री जी मजा कर रहे हैं, अधिकारी ऐश कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी भी विभाग के अफसर के पास चले जाएंगे, किसी का भी 100% काम पूरा नहीं है। इस धरती पे जो मौजूदा हालात है, 80% से ज़्यादा डिपार्टमेंट सिर्फ जनता के ऊपर बोझ हैं। हकीकत ये है कि 80% से ज़्यादा विभाग जो हैं वो अपना काम टाइम पे पूरा नहीं कर रहे हैं। UCC में इस बात पर निगरानी करने की ज़रूरत है। UCC में इस बात को देखने की ज़रूरत है कि ये डिपार्टमेंट अपना काम बराबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को एकदम ही समाप्त करने की ज़रूरत है UCC में। UCC में एजुकेशन पर
सबसे पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तभी वो जिस भी विभाग में जाएंगे वो उसको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। जिस भी विभाग में जाएंगे, एक राष्ट्र एक बोर्ड की स्थापना की जाए, प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एजुकेशन दिया जाए ताकि वो राष्ट्र का नागरिक हो। वो लोग जो राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं रखते उनको इस राष्ट्र में प्रतिबंधित किया जाए। राष्ट्र में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने का अधिकार है, उन्हीं लोगों को सुविधाओं का अधिकार है जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, इस मिट्टी के प्रति समर्पित हैं, इस सभ्यता के प्रति समर्पित हैं।